75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं और आप सभी से अनुरोध है, अगर कुर्सियां खाली हैं सभी बैठ जाए। और पीछे एक्सरसाइज वालों से भी निवेदन है कि जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, जब तक यहाँ आके आप कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, यहाँ आके बैठ सकते हैं। तो आज हम यहाँ सभी लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया। उस दिन से लेकर आज तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर खास अंदाज में मनाते आ रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास खुद का कोई संविधान नहीं था। काफ़ी सलाह मशवरा के बाद डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर विधान परिषद के सामने पेश किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनने वाले संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। यह दिन हमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के महत्व की याद दिलाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने देश के प्रति समर्पण की बातें सिखाता है। इस दिन की हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें। गणतंत्र दिवस का है ये पावन दिन, आओ मिलकर भारत माँ को सलाम कर लें। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अब आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि प्राचार्य श्री डॉक्टर जे के श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय गान करेंगे और राष्ट्रीय गान करने के लिए छात्र सलोनी अग्रवाल मैकेनिकल से, अश्विनी गंगराड़े इलेक्ट्रिकल से और शिवती त्रिवेदी, उनको हम जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर जे के श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं, तो वो हमें इस अवसर पर संबोधन करेंगे और साथ ही अपने विचार साझा करेंगे। प्रिंसिपल सर, जो अचीवमेंट इस कॉलेज ने किए हैं उनके बारे में बताता हूँ। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा अपने कॉलेज को प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया, जो कि पूरे कॉलेज के लिए गौरव की विषय है। मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय एवं शासन द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज को ये मान्यता दी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी टीपीओ हेड डॉक्टर एसी शुक्ला द्वारा इसके बाद दी जाएगी। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि सत्र 2025-26 से संस्था में एनसीसी यूनिट प्रारंभ की जा रही है। अभी हमारे बच्चों को प्रशांति जाना पड़ता था, जारी किया। इसकी विस्तृत जानकारी प्रोफेसर राकेश कुमार राय द्वारा इसके बाद दी जाएगी। साथ ही इस सत्र से एनएसएस यूनिट की संस्था में प्रारंभ की जा रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी प्रोफेसर बिंदा डावर द्वारा दी जाएगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जानकारी स्पोर्ट्स शिक्षक का अपॉइंटमेंट किया गया है आउटसोर्सिंग के तहत, और अनुज सिसोदिया द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी। एक और अचीवमेंट इस कॉलेज को हुआ है, आईटी पार्क के साथ एमओयू किया गया है, जिसके की पॉइंट्स निम्नानुसार हैं। इससे रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कॉलेज को भी दिया जाएगा। स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के ऑप्शन ओपन होंगे, प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी इस एक्टिविटी से।
स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के साथ एक MOU किया गया है, जिसमें उज्जैन कॉलेज के विभिन्न प्रस्तावित निर्माण कार्यों का आर्किटेक्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स निम्नलिखित हैं। विभागीय स्वतंत्रता, नवीनतम शिक्षण तकनीकी से युक्त शिक्षा वातावरण, एकीकृत परिसर विन्यास, स्थायित्व और भविष्य की तैयारी, मानवीय आवश्यकताओं पर केंद्रीय डिजाइन, समग्र दृष्टिकोण, सर्वप्रथम इंजीनियरिंग की व्यापक शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट, अनुकूल एवं शानदार शैक्षणिक वातावरण में छात्रों का समग्र और सर्वांगीण विकास। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब कॉलेज परिसर में आए थे तो उनके द्वारा एक 400 कैपेसिटी का बॉयज हॉस्टल और 200 कैपेसिटी का गर्ल्स हॉस्टल की क्षमता का निवेदन किया गया। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया और प्रस्ताव भेजने का बोला गया है। साथ ही सोलर वाटर हार्वेस्टिंग के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में नलकूप खनन भी 2 जगह नलकूप खनन किया गया। इस वर्ष उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में 100% एडमिशन हुए हैं, जो आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि एकमात्र कॉलेज में है, एकमात्र शासकीय कॉलेज है जिसमें सभी सीटें भर गई। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। हमें इस महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। साथ ही साथ जैसा कि सर ने कहा कि आप ये जानकारी दीजिए, ये 1999 बैच के एलुमनाई द्वारा एक संदेश दिया गया है। मैं आपको वो पढ़ के वाचन कर देता हूँ उनका। 25 साल बाद अपने सहपाठियों से दोबारा मिलने का एक सुखद अनुभव होता है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन की 1999 बैच के विद्यार्थियों द्वारा 27 और 28 दिसंबर को रीयूनियन हुआ। इस रीयूनियन में एलुमनाई के द्वारा समाज को कुछ लौटाने के उद्देश्य से 10 लाख की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया और उसमें अभी तक 5 लाख की राशि जुटाई जा चुकी है, जिसका उपयोग जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप देने में किया जाएगा। कार्यक्रम की प्राचार्य ने अध्यक्षता की और संचालन प्रोफेसर AC शुक्ला जी ने किया, मार्गदर्शन दिया। ये उनके द्वारा संदेश था। अब आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए अपने संस्था के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो कार्यक्रम जो भी व्यवस्था चल रही है उसकी आगे की जानकारी देने के लिए माननीय श्री प्रोफेसर AC शुक्ला जी को साफ सफाई, रख रखाव और सुरक्षा के लिए तैनात हमारे कर्मचारी बंधु, आप सभी को गणतंत्र दिवस के 75 साल पूरे होने पर और 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। अपनी ओर से पूरे राष्ट्र के लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, उसी प्रकार से आगे आने वाले वर्षों में देश विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित देशों में शरीक हो और अग्रणी 3 या 4 राष्ट्रों में हमारा भी नाम शुमार हो। ऐसी मंगल कामनाएं आज के दिन में आपसे करता हूं। और ये सब अगर होना है तो जो हमारे विद्यार्थी पीछे खड़े हुए हैं, ये सब आपके कंधों पर ही होना है। आपके परिश्रम, आपके द्वारा की गई लगन से जो भी सेवा इस देश की होगी, ये उसी के माध्यम से होना संभव है। हम में से अधिकतर जो लोग आगे बैठे हुए हैं, हम अपने जीवन की पारी खेल चुके हैं। आप लोगों को अभी पारी खेलना है और निश्चित रूप से अगले 35-40 साल तक जब आप अपने सेवा काल में इस देश की सेवा करेंगे, तो ये जो संकल्प, ये जो सपने, ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं, ये आप निश्चित रूप से पूरा करके हमारी पीढ़ी को एक अनुपम उपहार देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। महाविद्यालय में आपको ज्ञात ही है कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लेसमेंट की एक्टिविटीज चलती रहे और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष जब मैं 26 जनवरी पर आपके सामने खड़ा था, उस समय हमारे कुल 18 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और उसके बावजूद हम पिछले साल एक रिकॉर्ड प्लेसमेंट की तरफ बढ़ पाए, जो 8 सेमेस्टर होता है उसके दौरान। लेकिन जब आज आपके सामने खड़ा हूँ तो हमारे बच्चों के पास में 92 ऑफर्स हैं और 80 बच्चे प्रतिष्ठित कंपनियों में अभी तक प्लेस हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे पास में 4 से 5 और महीने हैं। अगर हम सब कमर कस लें तो हम लगभग पिछले साल जो 67% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड था, उसको भी सरपास करके 80 और 85% बच्चों का प्लेसमेंट करवा सकते हैं।
इस बार आपको जान के खुशी होगी कि महाविद्यालय में पहली बार विश्व के तीसरे नंबर की सीमेंट बनाने वाली कंपनी और भारत में पहले नंबर की सीमेंट बनाने वाली कंपनी पिछले कुछ 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ अल्ट्राटेक कंपनी ने अपना प्लेसमेंट किया और उसमें 29 विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है। कुछ साक्षात्कार हो चुके हैं और कुछ इस सोमवार को ऑनलाइन माध्यम से होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 29 में से लगभग सभी बच्चे अल्ट्राटेक जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेस होंगे, जिनके 65 प्लांट पूरे भारत में हैं। साथ ही हमारे कॉलेज में वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल, जो ऑटोमोबाइल कंपनी में भारत की तीसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने भी आके प्लेसमेंट किया। और भी जैसा कि प्राचार्य ने आपको बताया है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा महाविद्यालय को प्रिफर्ड कॉलेज का दर्जा दिया गया है और यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि सभी सरकारी और शासन द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में एकमात्र उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको यह दर्जा प्राप्त हो सका। TCS कंपनी के 4 बहुत ही आला दर्जे के अधिकारी हमारे महाविद्यालय में 1 अक्टूबर के दिन पधारे थे। हमने सेमिनार हॉल में उनको प्रेजेंटेशन दिया, अपने कॉलेज के बारे में उनको जानकारी दी। उसके बाद वो सभी विभागों में गए, सभी प्रयोगशालाओं में गए, सारी फैकल्टी से उनकी चर्चा हुई, विद्यार्थियों से उनकी चर्चा हुई, हमारे गेस्ट फैकल्टी से उनकी चर्चा हुई। और जिस प्रकार से एक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का पूरा एक ऑडिट होता है, उसी प्रकार एक दिवसीय ऑडिट में वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर महाविद्यालय से गए। और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय को इस योग्य समझा। और ये बात भी जरूर है कि हमारे कुछ महाविद्यालय में कमियां हैं, तो हमने जब उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया तो महाविद्यालय की खूबियां, महाविद्यालय के सशक्त बिंदु बताते साथ ही हमने उनको महाविद्यालय की कमियां अवगत करा दी। और वो भी ये समझ गए कि ये चूंकि शासकीय महाविद्यालय है, सारे निर्णय प्राचार्य या हमारे मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होते हैं, बहुत सारे शासन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उसमें कुछ लेट लतीफ़ी या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अभी तक नहीं कर पाए। तो उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हुए कि आपने पहले ही हमको सारी वस्तुस्थिति बता दी है, तो हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जिसको हम नंबर 1 कॉलेज समझते हैं GSITS, उनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का मेरे पास में फ़ोन आया कि आपको कैसे मिल गया। हमने तो 2000 पेजों की रिपोर्ट उनको सबमिट करी थी और वो हमको मना करके चले गए। हमने कहा सर, हमने मात्र 40 पेज की रिपोर्ट दी थी, शायद हो सकता है 2000 पेज वो पढ़ने में उनको टाइम लगा और 40 पेज जल्दी पढ़ लिए, इसलिए हमको मिल गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम मेहनत से काम करें तो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, हम कभी भी अपने महाविद्यालय को कमतर न समझें। अगर हम सब मिलके काम कर सकते हैं तो महाविद्यालय किसी भी बड़ी संस्था के मुकाबले खड़ा होने की क्षमता रखता है। इतने सारी बातें आपसे करने के बाद में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कचोटती हैं, जहां पर मुझे लगता है कि और बेहतर करने का हमारे पास में अवसर है। अभी हमने 4-5 दिन पहले ही विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठकर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एक मीटिंग करी और मुझे ये थोड़ा सा दुख है कि जो ये बैच है जो अभी 8वें सेमेस्टर में काम कर रहा है, इन बच्चों में से ज़्यादातर बच्चे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। कई सारे बच्चों का 60% का जो कट ऑफ है या जो 6 CGPA का कट ऑफ है वो उससे नीचे है। आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास इस बैच में है वो 324 बच्चों का है, उसमें से मात्र 234 बच्चे ऐसे हैं जो 60% के कट ऑफ से ऊपर है। ये बातें मैं HOD से शेयर कर चुका हूँ, पर आज पूरी फैकल्टी हमारे सामने बैठी हुई। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि हम बच्चों को अनावश्यक रूप से पुश करें और उनका परसेंटेज या CGPA बढ़ाने की कोशिश करें, पर क्या पॉजिटिव हम कर सकते हैं एक शिक्षक के नाते, किस प्रकार से हम उनको बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। कि अब ये बैच के पास तो ज़्यादा मौका है नहीं, 7वें सेमेस्टर तक के रिजल्ट आ गए हैं, इनके पास में सिर्फ 8वां सेमेस्टर बाकी है जहाँ 15 से 18 क्रेडिट के बाकी कोर्सेस रह गए, उससे पूरा CGPA इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन जो आने वाले बैचेस हैं
पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनीज आ रही हैं और हम उनको बच्चे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, यानी ये समझ लीजिए कि डिमांड है लेकिन हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बैलेंस को हमें बना के चलना पड़ेगा। हमने बहुत मंथन किया है और एक 8-10 पॉइंट का हमने विचार बिंदु बनाए हैं, वो सोमवार के दिन हम सारे HODs को साझा कर देंगे। प्रिंसिपल साहब का उसमें बहुत अच्छा इनपुट है और बाकी हमारे अंजनी कुमार द्विवेदी जी और मेवा फरोज जी, जितने भी HODs हैं उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इनपुट्स दिए हैं। अगर वो सब आपकी मेहनत से अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो लैक्यूना नज़र आ रहा है इसको भी हम ओवरकम कर सकेंगे और हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकेंगे। आप सब गण, मेरे सहकर्मी शिक्षक, कर्मचारी बंधु और प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज मुझे यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे NCC के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। यह जानकारी देते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेशनल कैडेट कोर सशस्त्र बलों की एक युवा शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है और इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। इसमें छात्र छात्राएं स्वैच्छिक रूप से भाग ले सकते हैं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानें तो ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज के लिए अच्छे अवसर मिलते रहें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स, जिसे UTC के नाम से उस समय जाना जाता था, की स्थापना की, जिसे उन्होंने आगे चलकर 1925 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स का नाम बदलकर UOTC यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर रख दिया गया। लेकिन इस संगठन का जो दायरा था वो बहुत ही कम था और बहुत ही कम छात्र इसमें भाग लेते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य में विफल रही। इस विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 29 सितंबर 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में NCC कोर की स्थापना की। इस समिति ने संसार के सभी विकसित देशों के सैन्य प्रशिक्षणों का अध्ययन किया और मार्च 1947 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए एक बिल तैयार किया, जो अप्रैल 1948 में संसद द्वारा पारित होकर 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बन गया। इसी नियम के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। NCC प्रशिक्षण को और व्यापक बनाने के लिए 1949 में बालिका स्कंद, जिसे गर्ल्स विंग बोलते हैं, 1950 में एयर विंग, 1952 में नौसेना विंग की स्थापना की गई। 1960 में NCC राइफल्स की स्थापना की गई। चूंकि NCC और NCC राइफल्स में कैडेटों के भत्ते, उनकी संख्या में काफ़ी अंतर था, इसमें एकरूपता लाने के लिए NCC राइफल्स का NCC में विलय कर दिया गया। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ तो NCC की जो प्रशिक्षण है वो अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इस अनिवार्यता को खत्म किया गया। NCC के अगर हम उद्देश्य के बारे में हम जाएं तो NCC में नेतृत्व, चरित्र, साहचर्य, खेल भावना तथा सेना के आदर्शों का विकास, एक अनुशासित और प्रशिक्षित जनशक्ति की सेना का निर्माण करना जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश की सहायता कर सके, छात्रों में अवसरित गुणों के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण सुलभ कराना तथा साथ ही उन्हें सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त करने योग्य बनाना। इसके साथ ही समाज सेवा एक इसका इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। यदि छात्र NCC से जुड़ते हैं, भाग लेते हैं, तो चूंकि यह 3 साल का कोर्स है, पहले साल में इनको A सर्टिफिकेट मिलता है। स्कूल लेवल में भी NCC होता है जो
दूसरे साल के पाठ्यक्रम पूरा करने पर बी सर्टिफिकेट और 3 साल के सफलतापूर्वक पूरा कोर्स करने पर सी सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को भारत सरकार के द्वारा बहुत ही सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें सभी भारतीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए सीट आरक्षित रहती है। कई शीर्ष उद्योग संस्थाओं, कंपनियों और विभिन्न नौकरियों में एनसीसी सी प्रमाण पत्र वालों को प्रिफर करते हैं। एनसीसी कैडेटों को कई सरकारी नौकरियों, विशेषकर राज्य और केंद्रीय बल, सेना और अर्धसैनिक बलों में आरक्षण प्राप्त है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद वे आर्मी के एजुकेशन कोर या सिग्नल कोर जो होता है, टेक्निकल कोर, उसमें बहुत अच्छे से उनको प्लेसमेंट मिल सकती है। इन सब के अलावा एनसीसी में रहते हुए छात्र कई मूल्यवान गुणों जैसे ईमानदारी, निस्वार्थता, अनुशासन, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास बढ़ाने और नेतृत्व गुण हासिल करने के तरीके सीखता है। सेना में शामिल होने और देश सेवा का मौका मिलता है। अब मैं अपने महाविद्यालय में एनसीसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। चूँकि हमारे महाविद्यालय के छात्र जो एनसीसी में भाग लेते थे उन्हें अन्य महाविद्यालयों में जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर एनसीसी यूनिट नहीं था। बहुत पहले हमने प्रयास किया था, परंतु उस समय हमें सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि नया यूनिट एनसीसी का इतना आसानी से नहीं खुलता है। सितंबर 2025 से एनसीसी का जो यूनिट है हमारे यहाँ लगभग 300 छात्रों के लिए अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन जो सेना के अफसर यहाँ पर आए थे, हमारे आवेदन पत्र के उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन और सर्वे कर लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे कि आगामी सत्र से हम 300 सीट का एनसीसी यूनिट यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। यह एनसीसी यूनिट इन्फेंट्री का होगा, यानी कि थल सेना का होगा। तो 300 स्टूडेंट मतलब उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, जिसमें 33% कम से कम लड़कियों का शामिल होना आवश्यक है। तो प्रथम वर्ष में 100, द्वितीय वर्ष में 100 और तृतीय वर्ष में 100, इस प्रकार से तीनों वर्ष मिलाकर 300 होगा। तो पहले साल जो प्रवेश होगा उसमें 100 छात्रों को लिया जाएगा। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि एनसीसी यहाँ पर खुल जाएगा। तो मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ कि पहले वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि वो यूनिट चलता रहे। पहले वर्ष में यदि प्रवेश कम होगा तो यूनिट फिर आगे चलने में कठिनाई आएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास हूँ बी ग्रेडिंग से, जब मैं अपने कॉलेज अंडर ग्रेजुएट में था। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना भी मैंने किया जब मैं पीजी में था, तो बी सर्टिफिकेट एनएसएस का भी पास हूँ। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। शीशा क्या बनते हो पत्थर बनो, शीशा क्या बनते हो पत्थर बनो, तराशे जाओगे तो पूजे जाओगे। तो प्रिय छात्रों, आप एनसीसी में भाग लीजिए और पत्थर की तरह कठोर बनिए। एनसीसी आपको तराशने का कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। कर्मचारी बंधु एवं छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के महत्व के संबंध में कुछ शब्द कहने जा रहा हूं। यह एनएसएस जो योजना होती है 3 वर्षीय योजना होती है। इसमें छात्रों को प्रत्येक वर्ष विशेष निर्धारित गतिविधियों और कार्यों को पूर्ण करना होता है। प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने पर ए सर्टिफिकेट और द्वितीय वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बी सर्टिफिकेट और तृतीय वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में लाभ मिलता है। यह प्रमाण पत्र मौखिक, लिखित एवं किए गए कार्यों के निर्धारित घंटों के आधार पर दिया जाता है।
राष्ट्रीय सेवा एक ऐसी योजना है जो छात्रों को सामाजिक कार्यों के माध्यम से सेवा के लिए प्रेरित करती है। यह योजना 1969 में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। उसका उद्देश्य छात्रों को समाज की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें सेवा कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एनएसएस के अंतर्गत छात्र विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणिक एवं शैक्षिक कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान, ग्रामीण विकास और गरीबों की सेवा करना। यह योजना छात्रों में राष्ट्रीय एकता और समाज की भावना और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देती है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रों को न केवल किताबों से बाहर की दुनिया से परिचित कराती है, बल्कि उन्हें समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी देती है। एक छात्र जब समाज के लिए कुछ करता है तो उसे आत्मसंतोष मिलता है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। थैंक यू। ये एजुकेशन के साथ साथ ऐड ऑन होना है। अब आगे इसी कड़ी में हमारे एक नया जो है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के लिए भी एक नई शुभारंभ प्राचार्य ने की है। उसके लिए मैं सिसोदिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो अनुज सिसोदिया जी की स्पोर्ट्स के बारे में ये जानकारी दें। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स क्या है। सबसे पहले फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस आप लोग अपने जीवन लाइफ स्टाइल की को देखा जाए तो आप ट्रेन में जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपसे ट्रेन छूट गई कभी देखा जाए तो ट्रेन को दौड़ के पकड़ लेना या फिर भारी वजन को उठा के ऊपर रख देना, यही एक फिटनेस की सबसे पहला पड़ाव होता है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपसे सामान ही नहीं उठ रहा है, आपका लगेज ही नहीं आप उठा पा रहे हो, या फिर ट्रेन को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं दौड़ से, या फिर आपके आगे आप जीवन लाइफ स्टाइल में देखते हैं कि आपके पीछे कभी एक डॉगी पड़ जाए तो आप दौड़ ही नहीं पा रहे। तो फिटनेस की सबसे पहला पड़ाव ही ये होता है कि आपकी जीवन लाइफ स्टाइल आपकी स्वस्थ रहे, अच्छी रहे। तो मैं फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए मैं सभी जितने भी छात्र हैं उसे कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप थोड़ा एक्टिव रहें। आपकी रिटर्न के साथ साथ आप थोड़ा एक्टिविटी करेंगे तो आपका रिटर्न में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। और मैं सभी टीचर से भी कहना चाहूँगा अगर आप फिटनेस की तरफ थोड़ा आगे आएँ तो मैं कॉलेज में उपस्थित हूँ, आपके लिए फिटनेस एक्टिविटी भी आपको कराऊँगा और अच्छे से फिटनेस को मैं कॉलेज में सभी को बढ़ावा दूंगा। तो स्पोर्ट्स वालों को इसलिए ज़्यादा तो नहीं बुलाएगा मुझसे, लेकिन स्पोर्ट्स का जो समय रहेगा मेरा वो 3 से 5 का समय है। तो स्पोर्ट्स अभी तक लगातार चल रहा है। और मैं पहले दिन प्राचार्य सर से मिला था तो सर की मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, पहले दिन सर ने मुझे कहा था कि आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या बन सकता है। तो सर ने सबसे पहले पीछे ग्राउंड है वहाँ पे बताया कि वहाँ ये बनाना है, यहाँ बन सकता है, यहाँ पर क्या बन सकता है। तो स्पोर्ट्स को लेकर मुझे सर के अंदर जो एक जुझारूपन दिखा है वो मुझे लगा है कि बच्चों को लेकर कुछ स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटी होना चाहिए, ये सर का मानना था। तो स्पोर्ट्स के लिए आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा कि एक्टिव रहें और आपके जो फ्री टाइम रहता है, स्पोर्ट्स का टाइम रहता है, उसमें आप स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्टिविटी करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सभी टीचर से भी कहना चाहूँगा अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय हिंद। कदम है जो कि एनसीसी और एनएसएस और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आगे ले जाना, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ अब हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय है। हमारे छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, गीत, कविता आदि शामिल हैं। तो सर्वप्रथम मैं गीत गाने के लिए चितने शर्मा जी भस्टियत को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आके चिंते शर्मा बिना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा,
उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँवों में उसी की छावों में, के माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊँगा। मैं वापस आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शादी वतन का भी हक था ना, देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये बहुत प्राउड की बात है कि आज भी हम गणतंत्र दिवस पे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं हमारे जो स्वतंत्र सेनी हैं, जबकि ये डे है कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। तो जो ग्रेटिट्यूड की भावना है किसी के लिए रखना, ये एक ह्यूमन की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और जो स्वतंत्र सेनी हैं इनका अगर हम रोज़ भी इनको ग्रेटिट्यूड दें तो जब भी हम इनके कर्ज को नहीं उतार पाएंगे। पर हम बात करते हैं कि जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसका कारण जो है स्वतंत्रता सेनी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जब बहुत ज़्यादा राइट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, और इसको रोकने के लिए जो भी वहाँ पर कमेटी थी उन्होंने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है, यानी यहाँ पर बहुत टाइप के रिलीजन्स हैं, उनके डिफरेंट बिलीफ्स हैं। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उनके लिए अलग से रूल्स बनाए, रेगुलेशन दिए, ताकि जो इंडिया है वो बिल्कुल एक पीस में रह सके और यहाँ पर लड़ाई ना हो। अब जो हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत पहले से ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि
एक कंट्री है, उसका एक नियम है और उस नियम को सब पालन कर रहे हैं। वो भी सिटीजन्स के हिसाब से वो नियम चेंज हो सकते हैं और वो सिटीजन्स के मत के लिए बनाए जाते हैं, उनके हित के लिए बनाए जाते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है ये 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब मोनार्च को ख़त्म कर दिया गया था, जब यहाँ पर ब्रिटिश का रूल आया। तो जब ब्रिटिश का रूल आया तो इसकी शुरुआत हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और बार्टन रिवॉल्यूशन। ये दो रिवॉल्यूशन फॉरेन में हुए, पर इसका इम्पैक्ट भारत में देखने को मिला। ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ने इन्वेडर किया और सब कुछ उन्होंने जो है सारा हमारा धन लूटा था, तो वहाँ से डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आया। अब डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी में ये पॉलिटिकल पूरा जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल पॉलिटिकल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और जो डेमोक्रेसी है इसमें होता क्या है कि जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं उनको ऊपर राइज कर दिया जाता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उन्हें पावर नहीं मिलती। तो जो पॉलिटिकल क्लास के लोग जब उनको पावर मिलती है तो इसका बहुत गलत यूज़ करते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। तो हम सभी को मोटिवेशन करने के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की प्रस्तुति, डांस की प्रस्तुति देने के लिए श्रुति पाटीदार केमिकल को मैं आमंत्रित करता हूं कि अभी अपने नृत्य की प्रस्तुति। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए।
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप ये रो दो, इसी रो में बस ये घायल हुआ है मार्ग, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लगे को, जब तक थी सांस लगे को, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान वो अपनी, तेरी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पे, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवाकर, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना।
भारत माता की। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये दौड़ता सांसों में तूने ही सिखाया सच्चाई का मतलब। तेरे पास आके जाना मेरी जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार तेरा सत्य में बजते, सत्य में सत्य में सत्य में बजते। मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों। खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए, शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए। मेरे खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का, बांटो मुझे तो तू कहे हो सुर्ख रंग हर हार का। जुनून है तेरे इश्क का, जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये दौड़ता सत्य में सत्य में सत्य में बजते। सच्चा है प्यार तेरा सत्य में बजते, सत्य में सत्य में सत्य में बजते। सच्चा है प्यार तेरा सत्य में बजते, सत्य में सत्य में सत्य में बजते। शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये जो गीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यह युवा शक्ति को प्रेरित है। अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन ने युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की है। उसी के तारतम्य में जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि आने वाला समय हमारे विद्यार्थियों का है, युवाओं का है, उन्हीं के लिए ये गीत प्रस्तुत है। हाँ प्लीज़। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा,
इशारा, बेसहारों का सहारा, सर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे बोझ है सारा। तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे लिए कसमें नहीं, कसमें नहीं, रस्में नहीं। तेरे लिए कसमें नहीं, कसमें नहीं, रस्में नहीं। तू किसी से, हाँ किसी से बस में नहीं। जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। साथ तेरे, हाँ हाँ तेरे है ये जमाना। तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है, तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी हो जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। थैंक यू। तो मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भारत के विषय में कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हम सभी के अंदर राम व्याप्त हैं, किंतु उन राम को जागृत करने की आवश्यकता है। तो उसी को सूचित करते हुए एक कविता है कि हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, अब उठो मोहन निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, और रण के कण कण बहने हैं वह राष्ट्रभक्ति की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। और हम तो महाकाल की नगरी में रहते हैं और माता हरसिद्धि भी हैं, तो खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत रहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, शैल्यू का जगे, हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया वर्णा।
देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपाण जगे, कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। बीच में चीन ने थोड़ी आंखें टेढ़ी की थी भारत की, और ऐसा माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान तो अब उस लायक नहीं रहा कि भारत को आंखें दिखाए, और वो अपनी छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं। तो चीन को उत्तर देने के लिए कि क्या कहते हो चीनी हमसे टकराएंगे, क्या कहते हो चीनी हमसे टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बांधकर कफन शीश पर जिसको आना हो आ जाए, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराए, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया वाणा, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे वो बाम्बी से फन वाला, फिर चाहे बीजिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं भारत के घर घर में इनकलाब की आग जलाने आया हूँ, इसलिए हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अंत में 4 लाइनें बोलते हुए समाप्त करता हूँ अपनी कविता को कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, माँ हरसिद्धि के शेरों की भांति होकर के निर्भय बोले, और जिसकी रगों में हो सच्चा राष्ट्रभक्ति वाला खून, केवल वही लोग मेरे साथ भारत माता की जय बोले। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के लिए अनुराग सिंह परमार कंप्यूटर साइंस से अगली प्रस्तुति नृत्य के लिए मैं यास्ता सोनी को आमंत्रित करता हूं कि अपने वो नृत्य की प्रस्तुति के लिए। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान मुझ पे साध रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। ओ राझड़ा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है, रांझे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी
मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। से निकल के खून कहे। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। और आंझना भी तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राज। अब हमारे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का समापन करने का समय है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ इस अवसर पर जुड़े और आपकी सांस्कृतिक प्रस्तुति ने हम सभी को प्रभावित किया। आपकी भागीदारी और उत्साह के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए हर दिन गणतंत्र दिवस की भावना को आगे बढ़ाएं और अपने देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें। वास्तव में हमें इस महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। एक बार फिर से मैं आपको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्राचार्य की अनुमति से इस समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।